Nepal la yung stewto, Bangladesh la yung stewto, Sri Lanka yung stewto, चिक सी ना तेने क्यों आनो। लद्दाख और लद्दाखियों को छुरा घोंपा गया है सरकार या बीजेपी के द्वारा। डेफिनेटली विश्वासघात हुआ है लद्दाखियों के साथ। आप जब उनसे मिली तो कुछ मंगाया उन्होंने, आपसे कहा कि अगली बार आओ तो ये लेते आना? उनके बैरक में बेड भी नहीं है, तो जमीन पे सो रहे थे, तो मैं 4 कंबल लेके गई, तो उन्होंने 2 ही देने दिए। अभी कितनी बार आपको अलाउड है उनसे मिलना? हफ्ते में 2 घंटे। आपसे भी पूछताछ की? मुझे एडवाइस किया गया कि यहाँ मत आइए, आपको भी डिटेन करने का। आपका भी पीछा किया जा रहा है, आप पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ भी पार्क करके निकलो तो एक फोन पे ऐसे खड़ा बंदा दिखता था, आईबी वाले जो होते हैं। देश के मीडिया को लेकर क्या कहना है, जिस टाइप की कवरेजेस आपने देखी होंगी? रिपब्लिक टीवी वगैरह सोनम के लिए कावर्ड, ट्रेटर जैसे वर्ड्स यूज किए, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों ने। एनेक्सर ए का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। सोनम वांगचुक द्वारा नेपाल जैसे जैन ज़ी दंगे भड़काने की कोशिश की गई। सब पे फैक्ट चेक्स हो चुके हैं और कुछ तो 1.5 साल पुराने मुद्दे हैं। आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब भी उन्होंने जोर शोर से उसको सपोर्ट किया। तब तक वो बीजेपी के फेवरेट थे, पसंदीदा थे उस रीजन। ऐसा क्या हुआ रूलिंग पार्टी और उनके बीच इतनी लंबी खाई पैदा हुई? जब भी एमपी इलेक्शंस जैसे होते थे, सब पार्टीज आती थी उनको कहने के लिए कि आप हमारा कैंडिडेट बनो। सोनम पाकिस्तान गए थे एक इवेंट के लिए और वो फोटो बार बार पोस्ट करके एक अलग नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जाती। मैं चाहता हूँ कि एक बार खुलकर बात हो जाए। मैं भारत की मिट्टी को पाकिस्तान में डालना चाहती थी। सरकार डेवलपमेंट करे तो करे कैसे? जनरली जहाँ जहाँ भी सो कॉल्ड डेवलपमेंट होता है वहाँ वहाँ एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आप उत्तराखंड वगैरह में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में देखिए, जहाँ माइनिंग, हाँ, कि आज वो पैसिव सोलर हीटेड घर बना रहे हैं जो कि पूरे दुनिया में कहीं नहीं बना है। तो ऐसा इंसान है, ऐसे इंस्टीट्यूट एंटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप दोनों कैसे मिले, कहाँ से शुरुआत हुई और शादी तक कैसे पहुंचे? 1977 का बालचंद बलिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्ण अय्यर कहते हैं कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, यानी कि जमानत नियम है और किसी को जेल भेजना एक अपवाद है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि एक शख्स के 2-3 वीडियो के आधार पर उसको जेल में भरा गया है, जबकि जांच एजेंसियां अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई हैं, ये साबित नहीं कर सकी हैं कि उन वीडियो में जो उनकी गतिविधियां हैं उनको ज़रा सा भी एंटी नेशनल या देश विरोधी कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। वो पिछले 100 दिनों से जोधपुर की जेल में बंद हैं और बहुत ही बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं। उनका परिवार क्या कुछ झेल रहा है, कितनी मुश्किलों के बीच इस सब की लड़ाई लड़ी जा रही है, यही जानने के लिए आज हम बात करेंगे उनकी पत्नी और एजुकेशनिस्ट गीतांजलि जी से। गीतांजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया के साथ। धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैम, 26 सितंबर 2025 जब आपको ये पता चला कि सोनम को गिरफ्तार किया गया है, वो भी गिरफ्तार किया गया है एनएसए के अंडर, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या दिमाग में आया या कैसा महसूस हुआ? कितना गुस्सा आया या फ्रीक आउट कर गई या फिर बहुत ही वॉलेटाइल टाइप की सिचुएशन रही होगी आपके लिए? तो 11 बजे मेरी सोनम से बात हुई। उन्होंने मुझे कुछ डेटा मेरे से मांगा और मैंने आधे घंटे बाद जब कॉल करने की कोशिश की तो उनकी कॉल नहीं लग रही थी। वो अपने गांव में थे, अनशन साइड से। जब उन्होंने वायलेंस होने के बाद जब अनशन कॉल ऑफ किया, जब उसको बंद किया, तो वो ख्याल आए, घर आए और फिर अपने गांव के लिए निकल गए। तो 26 को वो गांव में थे और फिर कॉल जा नहीं रहा था 2 घंटे तक। और फिर 2:30 बजे या 3 बजे मुझे ये पता चला, वहाँ के पुलिस का फ़ोन आया कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है एनएसए के तहत। तो पहला रिएक्शन तो था कि रोना। जनरली मैं काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती हूँ और पर हेल्पलेसनेस और एक होपलेसनेस की फीलिंग और बहुत रोना आया कि क्या हश्र हो रहा होगा, सोनम को क्या कर रहे होंगे एंड ऑल दैट। फिर धीरे धीरे वो गुस्से में परिवर्तित हुआ कि ये पार्टी जो अपने आप को हिंदुइज़्म का वो मानती है और डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का,
सबसे झंडा बड़ा, बरदार। हाँ वो मानती है, तो वो ऐसे इंसान से और हमारे से क्यों ऐसे करेगी जो उसी आइडियोलॉजी को भी मानते हैं, जैसे देश का विकास हो या देश को आगे ले जाना हो और ये सब। और जो पार्टी अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है, तो वो कैसे झूठ का सहारा ले सकती है जब हमारे मुंडका उपनिषद में सत्यमेव जयते हमारा फाउंडेशन है। तो गलत NSA, वो भी जो कि टेररिस्ट, स्मगलर्स, कॉफ़ी पोसा वगैरह के लोगों पर ये होता है। और हर भारतीय को, हर इवन ऑफिसर को, हर पार्टी के सीनियर्स को, इवन जजेस को, जो लॉयर्स उनकी तरफ से भी लड़ रहे हैं, सबको पता है कि सोनम कभी ना इंटरनेशनल है और ना वो देश के लिए कि कुछ गलत थ्रेट है या कुछ गलत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट गुस्सा आया। और थर्ड इमोशन था कि कि रेडी फॉर द फाइट, स्ट्रेंथ का, करेज का, कि अभी इट हैज़ टू बी रिजॉल्व, क्योंकि साथ साथ सोनम को गिरफ्तार करने के साथ साथ दूसरी भी चीज़ें की जा रही थी। जैसे हयाल, हमारा जो यूनिवर्सिटी है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख, उसके बारे में गलत फहमियाँ फैलाना, सोनम के बारे में गलत फहमियाँ फैलाना, वो पाकिस्तानी एजेंट, चाइनीज़ एजेंट, FCRA हमने का उल्लंघन किया, और लैंड का नहीं हमने ये किया, बहुत सारे हमारे फॉरेन फंड्स आए हैं। तो ये सब जो गलत का स्मोक स्क्रीन एक तो बन रहा था, और वन वे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए जा रहे थे, और यहाँ पर हमारा इंटरनेट बंद करके रखा हुआ था और हमें किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो एक बहुत ही एक गुस्सा था जो कि करेज में ट्रांसलेट हो गया कि इसको तो फाइट करना होगा, क्योंकि हमारा जो पक्ष है वो भी दुनिया तक पहुंचाना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। ये अरेस्ट होने के कितने दिन बाद आप पहली बार उनको देख पाई, और क्या एक दूसरे को देखने के बाद बात की, या क्या रिएक्शन निकला आप लोगों के? तो 11वें दिन मैं मिली, 26 सितंबर को उनको लिया गया। और फिर जो पुलिस ने कहा कि वो जैसे ही जोधपुर उनको लेके वो पहुंचेंगे तो आपसे बात करवाएंगे। मेरी मुलाकात जोधपुर में हो रही थी? नहीं, ये मैं 26 की बात कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि जैसे ही वो उनको शाम को जोधपुर लेके जाएंगे तो आपसे बात करवाई जाएगी। तो वो रात भर मैं वेट करती रही, मैं नहीं सोया, तो नहीं बात करवाई, अगले दिन भी नहीं करवाई, अगले दिन भी नहीं करवाई। तो ऐसा अक्टूबर 1 हो गया। और फिर तब मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और गृह मंत्री सबको लिखा इसके बारे में, और उनसे भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर 2 अक्टूबर को हिबियस कॉर्पस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि किस बुनियाद पे उनको लेके गए हैं, डिटेंशन ऑर्डर कहाँ हैं या कैसे हैं। कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। और फिर 5 को शायद 6 को थी डेट, हाँ 6 को मंडे था जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आई कैन मीट हिम। तो 7 अक्टूबर को पहली बार मैं 11 दिन के बाद मिल रही थी। और उस बीच लद्दाख में हमारे जो कलीग्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये सुनने को आया था कि उनकी पिटाई की है, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। तो उनके लिए तो बहुत दुख था ही, और ये भी डर था कि सोनम के साथ तो भी नहीं ऐसा हो रहा। तो फाइनली जब 7 अक्टूबर को मैंने एक पीस में देखा जोधपुर जेल में, तो बहुत मन को सुकून मिला। और पहली बार 11 कोई चोट वगैरह थी उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ये तो मेरा डर था, क्योंकि ये हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है। दूर तक कभी फैमिली में कोई जेल नहीं गया है। और हाँ, तो और सेकंड बात यह है कि वो 15वें दिन फास्ट पे थे, अनशन पे जी। और फास्टिंग के बाद एक प्रोसेस होता है दोबारा खाना देने का और वो सब, और उसी दौरान उनको ले गए, तो बहुत वीक हालत में थे। तो उसका भी मुझे बहुत डर था, और कि कुछ हो ना जाए या हाँ, क्योंकि बहुत वीक स्थिति पे में थे। आप जब उनसे मिली तो जेल में उनकी हालत आपने बताई है,
उनके पास कुछ मंगाया, उन्होंने आपसे कहा कि अगली बार आओ तो ये लेते आना, ताकि जेल में लोग अपने सपोर्ट के लिए कुछ, कोई किताब मंगाता है, कोई कुछ मंगाता है, तो कोई योगा मैट मंगाता है, इस टाइप के सामान मंगाते हैं, तो उन्होंने आपसे कुछ मंगाया हो? तो पहली बार जब मैं गई तब मुझे पता था कि उनको क्या क्या पसंद है, तो मैं एनसाइक्लोपीडिया उनके लिए ले गई थी। और बाकी पहली बार तो खैर कुछ नहीं लेके गई थी, मुझे पता भी नहीं था कि कुछ देने देंगे या नहीं। तो उसी बार पहली बार उन्होंने कहा कि मुझे एनसाइक्लोपीडिया चाहिए, चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया। तो मैं दूसरी बार फिर चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया लेके गई। फिर उन्होंने डिक्शनरी मंगवाई, तो मैं फिर डिक्शनरी लेके गई। और खाने वगैरह का तो कुछ नहीं आप ले जा सकते हो, फ्रूट्स ही बस दे सकते हैं। फिर तब ठंड बढ़ रही थी, और फिर मैं ब्लैंकेट्स लेके गई, सॉक्स लेके गई, हुडीज़ वगैरह कपड़े लेके गई, क्योंकि कोई कपड़े भी नहीं थे। तो ये बेसिक चीज़ें। और उनके बैरक में बेड भी नहीं है, तो ज़मीन पर सो रहे हैं वो सब ज़मीन पे सो रहे थे। तो मैं 4 कंबल लेके गई, जिसमें से उन्होंने 2 ही देने दिए, 2 नहीं देने दिए। फिर मैंने उनको कहा कि आप 2 दे दो जेल में से, क्योंकि कंबल ही बिछा के उसी पे सोते हैं, उसी पे सोना। तो कंबल दिया। फिर कुछ चीज़ें तो वो देने देते हैं, कुछ नहीं देने देते। उन्होंने कहा कि टेबल चाहिए मुझे, छोटा टेबल, क्योंकि वहाँ सिर्फ सब फ्लोर पे ही है। तो मैंने फोल्डिंग टेबल जब लेके गई तो वो मुझे देने नहीं दिया उन्होंने, जेल वालों ने। पर हर बार ऐसा होता था, ये मैं बताना चाहूँगी आपके दर्शकों को, कि इससे हमें पता चला कि हम कैसे सेम सिमिलर सोचते हैं। कि हर बार जो भी मैं लेके जाती थी या जो मैंने किया होता था, तो सोनम जो लिस्ट लेके आते थे कि उनको ये चाहिए या ये मैं करूं, तो वो ऑलरेडी मैंने उस हफ्ते किया होता था। ये होमवर्क करके आप जाती थी? हाँ, मतलब अपने आप से सोच के कि यहाँ जैसे छोटी सी बात है, जैसे जब ये हुआ तब हमने कोई प्लान नहीं बनाया था कि कैसे इसको डील किया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मुझे मीडिया में जाके बात करनी चाहिए कि नहीं, इसको शांत रखना है, सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहिए कि नहीं। तो हमारी इस पे कभी डिस्कशन नहीं हुई थी। तो ये जो मेरे विजडम को सही लगा मैंने किया जी। तो जब मैं गई 7th को पहली बार, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा किया कि आप मीडिया से बात कर रहे हो, अपना पक्ष रख रहे हो, ये केस किया, मैं चाहता था कि ऐसा ही हो। तो जो भी हम कर रहे थे अलग अलग भी, तो बिल्कुल अलाइंड था एक दूसरे के थॉट्स के साथ। अभी कितनी बार आपको अलाउड है उनसे मिलना मंथ में? 15 तो हफ्ते में 2 घंटे, और वो भी 1 घंटा एक बार, बस मैक्सिमम 1 घंटा। 1 घंटा। और अगर आपको 2 बार भी मिलना है वीक में, तो दूसरे दिन आपको जाना होगा। तो आज तक जैसे अभी 12 हफ्ते हुए हैं जी, तो 24 बार अलग अलग लोगों को मिलने का मौका मिला है, जिसमें से मैं अराउंड 18-19 बार मैं मिली होंगी। और कौन कौन उनसे मिलने पहुंचा? तो उन्होंने एक लिस्ट दी थी, उनसे पूछा गया था कि कौन कौन आपको मिल सकता है। तो उनके सारे भाई बहनों का नाम था, और तो सब एक बार मिल चुके हैं, और कुछ 2-3 बार भी मिल चुके हैं। जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्या उन्होंने आपसे भी पूछताछ की, इंटेरोगेशन किया? ऐसी ही खबरें थी कि आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है उनकी गिरफ्तारी के बाद, ऐसा कुछ चल रहा था क्या? हाँ, मैं वापस ले जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ तो एक तो सारे जो हमारे स्टाफ हैं वो काफ़ी देर से आप अकेले काम कर रहे हैं, देखभाल भी करनी थी हयाल की जी। लेकिन मुझे एडवाइस किया गया कि यहाँ मत आइए, शायद आपको भी डिटेन करने का। ये एडवाइस किसने किया? मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत रिलायबल सोर्सेस से पता चला कि वो ढूंढ रहे थे कोई एक बहाना जिससे कि मुझे भी डिटेन कर सके। तो फिर एक एस्केप गॉड से मन नहीं भरा था? नहीं, शायद उन्होंने ये फैक्टर इन नहीं किया था कि कोई मेरे जैसा उनके लिए फ़ाइट करेगा, क्योंकि हाँ। इसके पहले कोई मुझे जानता नहीं था। ऐसा तो, आपको लगता है? हाँ, नहीं, वैसे मैं बैकग्राउंड में अपना काम कर रही थी, सोनम ही थे जो फेस थे इसके मूवमेंट के भी और हयाल के भी, और शायद किसी ने ये सोचा नहीं था कि कोई उनके लिए फ़ाइट करेगा। तो जैसे उन्होंने देखा कि मैं जाके मीडिया में बात कर रही हूँ और वो, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि मुझे भी
अंदर डाले। तो हाँ, ये शुरू शुरू में था, अभी भी है, मतलब इसलिए है? मैं वापस नहीं जा रही हूँ। हाँ, जब तक वो 90 डेज़ की चार्जशीट, जुडिशियल इंक्वायरी ख़त्म नहीं हो जाती, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर। तो तब से लेकर अभी तक आप नहीं गई है? और मैं एक सूटकेस में जो भी पहले बार कपड़े लाई थी, उसी से मैं रह रही हूँ। कोर्ट में क्या अपडेट है इस केस को लेकर? चार्जशीट वगैरह दाखिल हुई या नहीं हुई, या कब करने वाले हैं? नहीं, तो कोर्ट में तो पहले डिटेंशन ऑर्डर लेने की हमने अपील की थी, तो वो मिला। फिर हमने उसका रिस्पॉन्स दिया, फिर स्टेट ने उसको काउंटर किया, फिर हमने अपना रिजॉइंडर दिया। तो ये सब करते करते नवंबर एंड आ गया था, और मेरे हिसाब से नवंबर एंड को ही आर्ग्यू करके केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। पर शायद यूनियन ऑफ इंडिया को लग रहा है कि उनका केस बहुत वीक है, और उनका पास एक ही डिले करने की टैक्टिक्स है, स्ट्रैटेजी है कि डिले करते जाओ। तो वो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो या तो आते नहीं है, हर बार अलग नेक्स्ट डेट तुषार ले मेहता लेते जी। हैं। हाँ जी, तो बहुत बार जजेस ने उनको कहा भी है कि एक हेबियस कॉर्पस है जो कि टाइम बाउंड होता है, आप इतना डिले नहीं कर सकते हो। तो अभी भी 2 हफ्ते बेकार में उन्होंने डिले कर दिया, नहीं तो ये वीक में ख़त्म हो सकता था ये केस। Okay. एक इंटरव्यू मैं आपका सुन रहा था, इसी दरमियान का है जो, उसमें आप कह रही थी कि आपका भी पीछा किया जा रहा है, आप पर नज़र रखने की कोशिश की जा रही है, जिसकी शिकायत आपने कोर्ट में की है। तो शुरू में पहले तो जब सोनम को ले गए 26 सितंबर को, तो 27 से बहुत सीआरपीएफ डिप्लॉयड था हमारे यूनिवर्सिटी के बाहर लेह में। तो हमने सोचा शायद पूरे लद्दाख में इसलिए यहाँ है, पर बाद में पता चला कि जैसे मैं बाहर जाती थी, मुझे बहुत इंटेरोगेट करते थे, जो मीडिया आना चाहता था उसको नहीं आने दे रहे थे। तो मुझे ऐसे हाउस अरेस्ट जैसा फील होने लगा था, और फिर मैंने डिसाइड किया कि वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट डाउन था, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ नहीं दे सकता था इंसान, और ना ही मीडिया को वहाँ आने दे रहे थे, और ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे थे। तो मैं जब लद्दाख से दिल्ली आई और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैंने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब से एक गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी दिल्ली में। हाँ, और बहुत डरावना सा मुझे लग रहा था, क्योंकि लाइफ में कभी ऐसे किसी ने पीछा नहीं किया है। और जहाँ भी पार्क करके निकलो तो एक फ़ोन पे ऐसे खड़ा बंदा दिखता था, आईबी वाले जो होते हैं। तो बहुत हर जगह फॉलो हो रहा था, और जोधपुर में भी जैसे लैंड किया मैंने, एयरपोर्ट में लेने आ गए थे कि चलिए हमारे साथ एंड ऑल दैट। तो दैट वाज वेरी फ्रीकी हमेशा आपको कोई ये कर रहा है। तो फिर 15 अक्टूबर को हमने एफिडेविट फाइल किया था फ्रीडम का और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का। तो फिर उसके बाद से फिज़िकली नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं केयरफुल हूँ थोड़ा, शायद फ़ोन वोन टैप्ड हो जी, या कुछ और। एक बात आपने कही कि वन साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि सोनम कैसे इस देश के लिए थ्रेट है, या कैसे वो एक एंटी नेशनल आदमी है। आई एम श्योर आपने वो उस टाइम के सारे मीडिया कवरेजेस या उस टाइम के प्राइम टाइम शो में जो भी कुछ सोनम के बारे में चल रहा था, वो सब देखा होगा, किस तरह से एक नैरेटिव बनाने की ऑलमोस्ट कोशिश की गई, और उसमें पूरा देश का मीडिया जिम्मेदार मैं मानता हूँ अपने विवेक से। आपका देश के मीडिया को लेकर क्या कहना है, जिस टाइप की कवरेजेस आपने देखी होंगी उस दौरान? तो मुझे लगा कि जैसे रिपब्लिक टीवी वगैरह 3-4 को छोड़ के जी, बाकी जो थे, जैसे ANI ने भी हमारा इंटरव्यू किया, और बाकी भी जो चैनल्स थे, PTI, तो वो हमारी बात लेके गए। लेकिन जो बहुत सारे मीडिया चैनल्स थे, उन्होंने इवन सोनम के लिए कावर्ड, ट्रेटर जैसे वर्ड्स यूज़ किए, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों ने, और उसको कॉपी करते हुए बहुत जनों ने भी वैसा किया था। तो आई वॉज वेटिंग एंड अबाइडिंग माई टाइम कि आई गेट अ चांस टू रिबट, कि उनको मैं अपने इंटरव्यूज़ में बताऊंगी कि वो ये कह रहे थे कि जब ये हिंसा हुई तो सोनम वहाँ से भाग गए, तो वो कावर्ड हैं जी। तो फिर मैंने अपने ट्विटर में ये पोस्ट किया कि कैसे गन शॉट्स के मध्य सोनम ने जाके पोडियम पे जाके कहा कि मैं अपना अनशन ब्रेक कर रहा हूँ, और मैं इसको कंडेम करता हूँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो उस दिन कोर्ट में भी कपिल सिब्बल जी ने बताई, कि जो 24th के रिलेटेड वीडियोज़ हैं जिसकी वजह से डिटेन किया,
तो 2 तो इंसिडेंट के बाद के वीडियोस हैं जो कि उन्होंने बाद में इंटरव्यू दिया, और 2 जो हैं वो सितंबर 10 और 11 के हैं। बहुत कन्वीनियंटली जो उस वेन्यू में उस वक्त जो सोनम ने कहा कि मैं कंडेम करता हूँ ये वायलेंस और मेरा पीसफुल प्रोटेस्ट फेल हो गया है और मैं अपना अनशन कॉल ऑफ कर रहा हूँ, उसको डिटेंशन ऑर्डर का पार्ट ही नहीं बनाया और उसको हाईलाइट ही नहीं किया उस वीडियो को जी। क्योंकि उस वीडियो से पता चलता है कि ना तो सोनम कावर्ड है, क्योंकि गन शॉट सुनाई दे रहे हैं, उन पे भी गोली लग सकती थी तब जब वो पोडियम पे जाके उन्होंने अपील किया कि बंद करो। सो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग क्या हो रहा है एंड वेट कर रही थी मैं कि एट द राइट फोरम और राइट टाइम पे आई प्रेजेंट हमारा जो ट्रुथ है और जो पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, मैं सोनम के वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, उनके डिटेंशन ऑर्डर्स को पढ़ रहा था। उसमें एनेक्सर ए का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। एनेक्सर ए में कहा गया कि सोनम वांगचुक द्वारा नेपाल जैसे जैन ज़ी दंगे भड़काने की कोशिश की गई, जिसके सबूत के तौर पर एक क्लिप भी साथ में अटैच किया गया है। उस क्लिप को कई प्लेटफॉर्म्स ने इंक्लूडिंग वन इंडिया, हमने खुद उसका फैक्ट चेक किया है, जिसकी कहानी बाद में कुछ और निकली। अब 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं सोनम वांगचुक जी को जेल में बंद हुए। आई थिंक 106-107 दिन आज हो गए हैं उनको जेल में बंद किए हुए। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो जांच एजेंसी हैं वो ये तर्क क्या दे रही हैं जिसकी वजह से वो और डिटेंशन में है अभी तक। वही तो ये सब डिटेल में हमने प्रेजेंट किया है कोर्ट को, और जितने भी मुद्दों को वहाँ उल्लेख किया गया है डिटेंशन ऑर्डर में जिसकी वजह से उनको डिटेन किया है, उन सब पे फैक्ट चेक्स हो चुके हैं, फिर भी वो डिटेंशन ऑर्डर में है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत उनको नहीं हटाया गया डिटेंशन, नहीं हटाया गया, और कुछ तो 1.5 साल पुराने मुद्दे हैं। तो इसके ऊपर आपके साइड के जो लॉयर्स हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? वही अभी तक जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं वो प्रोसीजरल लैप्सेस की हुई हैं। ओके। कि जैसे जो 4 वीडियोस हैं वो नहीं दिए गए जानबूझ के सोनम को, वो लिखते गए उन्होंने अंदर जेल से कि ये देना चाहिए, और एज पर सेक्शन 8 ऑफ NSA एक्ट अगर 10 दिन के अंदर जिन कारणों की वजह से आपको डिटेन किया गया हो आपको नहीं मिले तो ये एब इनिशियो वॉइड हो जाता है, ये डिटेंशन तो ये छोड़ देना चाहिए। फिर भी अभी तक हाँ, फिर भी अभी तक उनको अंदर रखा हुआ है और ये आर्ग्यूमेंट चल रही है। और अभी केस के जो मेरिट्स हैं कि जैसे हर पॉइंट को फैक्ट चेक करके प्रूव किया गया है कि ऐसा नहीं था, और इंडिपेंडेंट एजेंसीज हो चुका है कोर्ट में। ये अभी नेक्स्ट बार में हियरिंग में ये आएगा मेरिट का। ओके। अभी प्रोसीजरल लैप्सेस हुआ है, जैसे FIR जिनके बेसिस पे डिटेन किया है वो स्टेल हैं, 1 साल पुराना 1.5 साल पुराना है FIR, या उन पे सोनम का नाम ही नहीं है, कोई अननोन लोगों के FIR के बेसिस पे सोनम को वो कर लिया गया है। ये इसको प्रोसीजरल लैप्सेस कहते हैं। तो NSA में 2 चीज़ों पे फाइट करना होता है, एक तो कि प्रोसीजरल उन्होंने फॉलो किया है कि नहीं, लैप्सेस हैं कि आपने जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के बेसिस पे डिटेन किया है वो अगर 1.5 साल पुराना कोई वीडियो है तो वो अभी कैसे वायलेंस इग्नाइट करेगा, इंसाइट करेगा। तो एक होता है वो प्रोसीजरल लैप्सेस कि स्टेल ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, स्टेल FIR, फिर वीडियोस टाइम पे नहीं देना, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाना, वो एक है जिसके कि पास जजमेंट्स हैं जिसकी वजह से NSA को रद्द किया गया है। और दूसरा होता है कि जो आपने ग्राउंड्स दिए भी हैं उनमें कोई मेरिट नहीं है, जैसे जो फैक्ट चेक एजेंसीज ने उसको ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि वो आपका मीनिंग नहीं था या आपने वो नहीं किया था, तो वो अभी 29 से उस पे दिस इज व्हाट यू आर डीलिंग विद इनसाइड द कोर्ट। या नाउ लेट्स कम टू द पार्ट यू आर डीलिंग आउटसाइड द कोर्ट। नैरेटिव की भी एक लड़ाई है, जैसे महाभारत में एक नैरेटिव हमेशा साथ चला, बाकी लड़ाइयों में भी नैरेटिव का बहुत बड़ा रोल होता है। रूलिंग पार्टी के कई सारे नेताओं ने ट्वीट किए, उनके उन्हीं कटे हुए क्लिप्स को ट्वीट करके या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालकर कि ये देखो ये जेंजी की तरह दंगे भड़काना चाहते थे, या ये फिर एक चाइनीज़ एजेंट है, ये एक पाकिस्तानी एजेंट है। इस नैरेटिव से आप कैसे लड़ रही हैं आउट ऑफ द कोर्ट? तो मैं हर एक वीडियो को लेके उसका विश्लेषण करके इन माई ओन कैपेसिटी आई एम पुटिंग इट आउट, मैं वहाँ ट्वीट कर रही हूँ उसके बारे में या इंस्टाग्राम पे,
और जहाँ जहाँ भी मैं ऐसे इनवाइट की जाती हूँ वहाँ पर मैं उसको डिबंक करने की कोशिश कभी करती हूँ। फेस टू फेस क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि आपके हस्बैंड जो हैं वो एनएसए में बंद हैं या उनको नेवर, फेस टू फेस हमेशा से सपोर्ट ही मिला है हर जगह से, इंक्लूडिंग इन द जेल। जो ऑफिसर्स हैं उनको भी पता है कि सोनम को गलत उसमें ये किया गया है। तो इट इज़ नॉट ऑन द ग्राउंड। मैं सुप्रीम कोर्ट भी जब जाती हूँ, पता नहीं कोई भी सीनियर लॉयर्स कुछ भी आके कहते हैं कि मैम वी आर विद यू, ये गलत हुआ है। या इफ़ आई गो, इवन व्हेन आई गो टू ये जो एजेंसीज, जैसे जो आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, या ये जो सीबीआई वाले सब जो आए थे, आई मीन ऑफ द रिकॉर्ड वो यही कहते हैं कि वी नो यू आर राइट, पर ये ऊपर से ऑर्डर आए तो हमें करना पड़ रहा है, यू नो। एंड उसमें एवरीबॉडी, आपको भी उतना बुरा नहीं लगता होगा? हाँ, उसमें आपको भी उनकी साइड से इतना बुरा नहीं लगता होगा? नहीं, अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इन दिस कंट्री इज़, या हमारी जनरेशन की ये प्रॉब्लम है कि हमारी वो सामुराई स्पिरिट जो है, श्री अरबिंदो ने लिखा है कि हमारी जो क्षत्रियता है वो आजकल दिखने को नहीं मिल रही है। हम बहुत जल्दी बिकाऊ हैं, मतलब जो बुर्जुआ स्पिरिट बोलते हैं ना, कि वो मतलब अपना जॉब बचाने का है या अपनी छोटी सी एक लाइवलीहुड को बचाने का है। सत्य के लिए खड़ा होना ये लोगों के लिए मुश्किल है। अब जो गवर्नमेंट में हैं जैसे जो एम्प्लॉयड हैं, तो उनको क्या उनकी ज़मीर कहती नहीं होगी कि ये गलत आप कर रहे हो, पर अपनी जॉब के लिए वो कितना गलत करते हैं। फाइनली तो भगवान के घर आंसर देना है किसी दिन, उसका क्या मतलब, एक अपनी छोटी सी जॉब बचाने के लिए या डर से आप सच्चे का साथ नहीं दे रहे हो, कभी तो शीशा देखोगे। एग्जैक्टली लेकिन 99% इस देश में मैंने जो भी ऐसे पब्लिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसके पहले भी मैंने कुछ और ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी थी जहाँ हर इंसान आके मुझे कहता है कि जो आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन वो पब्लिकली सपोर्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसको डर है, या तो कोई लालच है या कोई डर है। तो हम ऐसा एक देश बन गए हैं जो कि डर और लालच के बीच पिस गया है, और जब तक हमारे अंदर वो सामुराई स्पिरिट, वो क्षत्रियता नहीं निकलेगी जी, कोई तरीके से, किसी तरीके से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। क्योंकि क्षत्रियता होती है कि सच के लिए खड़े होना, उसको पहचानना और उसकी लड़ाई लड़ना। तो ये एक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत हर इंसान आपके साथ है, पर एक तरह से नहीं भी है, क्योंकि वो स्टैंड जब लेने की बात आती है वो पीछे हट जाता है। तो वो पीछे हट जाते हैं। एक टाइम था आपका भी, सोनम वांगचुक जी का भी, कि वो बीजेपी के सपोर्ट में हमेशा बात करते थे। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तब भी उन्होंने ज़ोर शोर से उसको सपोर्ट किया और बहुत उन्होंने उसके लिए भी कैंपेन चलाया, उन्होंने खुद बहुत अच्छे से उसको लिया। लेकिन एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी सी पॉलिटिकल भी है, कि जब वो एक टाइम पर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5-6 साल पुरानी बात है, तब तक वो बीजेपी के फेवरेट थे, पसंदीदा थे उस रीजन में। 6 साल में ऐसा क्या हुआ कि रूलिंग पार्टी और उनके बीच इतनी लंबी खाई पैदा हो गई? एक्चुअली हमारी मेमोरी शॉर्ट होती है, इसलिए हमें यही 10 साल याद है, पर सोनम इस फील्ड में 30 सालों से हैं जी, और अगर आप उनके अवार्ड्स की लिस्ट देखेंगे काफ़ी हैं। तो वो अलग अलग गवर्नमेंट्स के अंडर उनको अवार्ड्स मिले हैं। नॉट ओनली द गवर्नमेंट, इंटरनेशनल भी। हाँ, इंटरनेशनल भी। तो वो हर गवर्नमेंट के फेवरेट रहे हैं। जी। और इसका प्रूफ ये है कि जब भी एमपी इलेक्शंस सब होते थे, सब पार्टीज आती थी उनको कहने के लिए कि आप हमारा कैंडिडेट बनो। सारी, हाँ, कांग्रेस भी, हाँ, बीजेपी भी, हाँ, लद्दाख की लोकल पार्टीज, हाँ, या तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हाँ, थे, तो वो पार्टी सभी पार्टीज आती थी, अपना कैंडिडेट उनको फील्ड करना चाहती थी। तो हाँ, वो बीजेपी के भी फेवरेट थे और सब पार्टी के फेवरेट थे, और आज भी हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी के भी होंगे, क्योंकि सब नहीं ऐसा सोचते होंगे, इवन विद इन बीजेपी। क्योंकि हमें भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं सीनियर बीजेपी लीडर्स की, जो ओपनली नहीं कहना चाहते थे कि हम आपके साथ हैं। ये आए हैं मैसेज? हाँ, लास्ट ईयर भी जब वो लद्दाख भवन में अनशन कर रहे थे, और हमेशा से ही। अभी उनके अरेस्टिंग के बाद आए हैं? मतलब अभी तो लोग थोड़े चुप हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है। और तो इट्स नॉट अबाउट अ पार्टी, ये मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि हमारी आइडेंटिटी पार्टी आइडियोलॉजी और पार्टी पॉलिटिक्स से काफ़ी बड़ी होती है।
एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया राइट। आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप भारत को आगे ले जाने की बात करते हो, उसमें पॉलिटिक्स एक उसका पहलू है ना, उसके बहुत सारे पहलू हैं देश को आगे बढ़ाने के। टेक्नोलॉजी उसका एक पहलू है, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, बहुत सारे पहलू हैं। पॉलिटिक्स एक पहलू है। तो हमारी अब ऐसी क्यों एक आइडेंटिटी बन गई है हर इंडियन की कि वो या तो बीजेपी का है या कांग्रेस का है या इसका है उसका है, वो न्यूट्रल नहीं रह पा रहा है। न्यूट्रल। और आप किसी इशू को सपोर्ट करिए ना, सपोज आप एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? और अगर आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है दिल्ली में, लेट्स से, और मनीष सिसोदिया जी ने हमें बुलाया था तो सोनम वहाँ भी आए थे। महाराष्ट्र में जब तावड़े जी थे, बीजेपी था, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने हमें बुलाया था एडवाइस करने को, हम वहाँ भी थे, क्योंकि हमारा मुद्दा एजुकेशन है। तो वो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है या समाजवादी पार्टी या कोई भी, हम तो उनको सपोर्ट करेंगे। और बीजेपी के बहुत सारे स्लोगन्स, बहुत सारे जो उन्होंने शुरू में कहे, उसमें कुछ वो सब पॉजिटिव थे, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो सिंपल लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट हो, तो उसमें कोई गलत नहीं था। गलत ये था उनका एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन, उसमें बहुत बड़ा फासला हमें दिखा। तो वो भी हमने कहा कि ठीक है, एनईपी बहुत अच्छी चीज़ है, पर उसको आपको धरातल पे कैसे लाना है, राइट। तो और जब 370 एब्रोगेट हुआ तो वो पॉजिटिव था लद्दाख के लिए, क्योंकि लद्दाख की अपनी कल्चरल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। और कश्मीर का भी इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना वाज फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू अ राइट थिंग टू हैपन, क्योंकि व्हेन यू और 37 और अभी भी 6 शेड्यूल जो सोनम कह रहे हैं या स्टेटहुड कह रहे हैं, वो कोई वो भी इंटीग्रेशन का एक माध्यम है। वो आपका ही वादा था, मतलब एग्जैक्टली सरकार का ही वादा था। हाँ, और एक पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हिस्सा डेमोक्रेटिक ना हो तो वो तो सही नहीं है। और उन्हीं का इलेक्शन मैनिफेस्टो था जिसपे वो जीते थे, तो इसमें तो कोई विवाद की बात है ही नहीं। एग्जैक्टली। और जैसा कि कहा जाता है, इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, तो वहाँ पर इस टाइप की अगर मांग है, वादा भी है, हाँ। तो उसको अगर पूरा करने की कोई बात कहता है तो उतना गलत तो नहीं होना चाहिए। और अगर लेट्स से कि इलेक्शन मैनिफेस्टो के बाद, जीतने के बाद, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए भी होंगे जिनको लेकर इन्होंने सोचा कि चलो अभी स्टेटहुड नहीं दे सकते, जो भी है, तो वो भी ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करना चाहिए लीडर्स के साथ, या जो भी इसको आगे ले रहा है ना। अपना फोर्स और अपनी एजेंसीज और मशीनरी यूज़ करके किसी को साइलेंस करने के लिए एक गलत NSA के तहत तो नहीं साइलेंस करना, डिटेन करना चाहिए। मेरी लद्दाख के कुछ नेताओं से बात हुई बीते कुछ दिनों में, तो उन्होंने ये बताया कि सोनम वांगचुक को राज्यसभा भेजने का ऑफर मिला था रूलिंग पार्टी की साइड से, और भी पार्टियों की साइड से मिला है पहले भी। ये बात ठीक है या नहीं? मुझे ये नहीं बताया कभी सोनम ने, और राज्यसभा का मुझे इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों नहीं, जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे तो उन्होंने बताया कि आप राज्यसभा भी जा सकते हैं। अच्छा, शायद सोनम ने इसको इतना इम्पोर्टेंट ऑफर नहीं समझा और मेरे से नहीं डिस्कस किया। मैम, बार बार एक बात आती है कि सोनम पाकिस्तान गए थे एक इवेंट के लिए, और वो फ़ोटो बार बार पोस्ट करके एक अलग नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जाती है। मैं चाहता हूँ कि एक बार खुलकर बात हो जाए कि वो क्यों गए थे, क्या वजह थी और क्या इवेंट था जब वो पाकिस्तान गए। तो ये एक रिक्वेस्ट हमें आई थी, यूनाइटेड नेशंस और डॉन मीडिया क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, द डाउन पाकिस्तान हाँ, अखबार जो है। हाँ, तो ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी, और मेरे एंसेस्टर्स, हम अनडिवाइडेड इंडिया लाहौर को बिलोंग करते हैं। ओके। तो मैंने ही सोनम को कहा कि कभी और नहीं मौका मिलेगा जाने का, तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ से मेरा ओरिजिन है वहाँ एक बार हम जाएं जी। तो और मैं भारत की मिट्टी को पाकिस्तान में डालना चाहती थी, जो कि श्री अरबिंदो ने कहा है कि ये जो पार्टीशन है पाकिस्तान का, ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। एंड उन्होंने कहा है कि द पार्टीशन मस्ट एंड विल गो। तो मैंने सोचा कि अगर वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो मैं वहाँ
श्री अरबिंदो का वो जो है चैप्टर वो पढ़ूंगी जहाँ उन्होंने कहा है कि पार्टीशन मस्ट एंड विल गो, और प्लस जहाँ हम बिलोंग करते हैं वहाँ जाएंगे। तो मैंने ही कहा कि हम चलते हैं, और हम वहाँ गए, और बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस था। बहुत इंडिया से और भी थे, और पूरे हिंदू कुश हिमालय से डेलीगेट्स आए हुए थे। और वहाँ पर सोनम ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि बहुत कम लीडर्स हैं ऐसे जो कि एनवायरनमेंट के बारे सोचते हैं और जो लाइफस्टाइल फॉर चेंज की बात करते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल की बात करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है। तो उन्होंने उनकी प्रशंसा भी की, और वो बात इंडियन जो ऑफिस है वहाँ, फॉरेन ऑफिस, उसको इतना पसंद आया कि उन्होंने शाम को हमें डिनर पे भी बुलाया कि आपने मोदी जी को इतनी प्रशंसा की। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि एक तो जब जियोपॉलिटिकली दो कंट्रीज़ अपने आप जिनके साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, तो अगर वो किसी मुद्दे पे बात करते हैं और एक साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था कि हम ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं करते, हम उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, हमारे सिंगर्स एक दूसरे के होते हैं। हाँ, हमारे सिंगर्स हैं, कल्चरली हम उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और क्लाइमेट जो कि एक कॉमन मुद्दा है, अगर चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान हाँ, का, क्योंकि हिमालय का ग्लेशियर ये नहीं देखेगा कि मैं फ्लड पाकिस्तान में करूँगा कि इंडिया में, तो दोनों को एक साथ उसको सॉल्व करना होगा। सियाचिन ग्लेशियर जो है, तो ऐसा नहीं होता कि ये कोई दुश्मन है तो आप वहाँ जाओ ही नहीं और बात ही नहीं करो, आपका इंटेंट सही होना चाहिए। तो ये तो एक जस्ट एक नैरेटिव बनाने के लिए किया जा रहा था, पर कभी तो पीएम भी गए थे वहाँ। एग्जैक्टली हमारे बहुत सारे सीनियर डिप्लोमेट जाते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस जाते हैं, और इस तरह की कोशिशें होती थी, वो हाँ, अभी नहीं हो रही हैं, लेकिन आई एम श्योर आगे होंगी। एग्जैक्टली तो इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और ये मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि उनको खुद पता था कि उसमें कोई वजूद नहीं है, तो इसलिए उसका जस्ट एक मीडिया को यूज़ किया उसको हाईलाइट करने का और स्मोक स्क्रीन बनाने का, लेकिन डिटेंशन ऑर्डर में कुछ नहीं था, इससे रिलेटेड कुछ नहीं है पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, अब इस पर कम से कम अब तो बात नहीं होगी। हाँ, सोनम जेल के अंदर हैं, जैसा कि बताया 106-107 दिन हो गए हैं। कैसे उनका टाइम वहाँ पर कटता है? 108। बुरा लगता है तो क्या करते हैं? क्या किसी से बात करने की उन्हें इजाज़त है, या किसी से मिलने की तो ठीक है, बाहर से आप आगे, जेल के अंदर क्या उनके किसी से बातचीत हो रही है? नहीं, उनको तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, वो किसी से दूसरे कैदी से बात भी नहीं कर सकते? नहीं, और जस्ट जो वहाँ पर उनको खाना देने जाते हैं या जो कांस्टेबल्स होते हैं उन्हीं से बात करते हैं, लेकिन उनके साथ भी वो पेरेंटिंग की उनसे पूछते रहते हैं, कैसे बच्चों को बड़ा करना है वो उनको बताते हैं। अच्छा, सोनम से वो लोग पूछते रहते हैं जी? हाँ, कांस्टेबल्स की। Okay. तो उन्हीं वही एक है जिनके साथ वो बात करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो काफ़ी बहुत इनर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अकेले रहने के लिए, और इसीलिए एग्जैक्टली हम जिस टाइप के वर्ल्ड में जी रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं बहुत पॉजिटिव बुक्स उनको देती रहती हूँ। और वो वैसे भी वो विपासना करते हैं, मेडिटेशन, वॉकिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, एक्सरसाइजेस, अपने आप को वो बिल्ड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। इस राइटिंग अ बुक, फॉरएवर पॉजिटिव है उसका नाम। और आप बाहर कैसे डील कर रही हैं उनके एब्सेंस में? जो ख्याल है या सेकमॉल है, इन सबको कैसे आप यहाँ रहकर वहाँ पर चलाना मुश्किल होता होगा? तो जनरली जो काम सोनम कर रहे हैं वो मैं करती थी, रिसर्च और ख्याल को आगे ले जाना और पढ़ाई लिखाई का काम, और जो मैं कर रही हूँ वो सोनम करते थे, इंटरव्यूज़ देना, मीडिया में टॉक्स देना और ये सब। तो अभी ये फ्लिप हो गया है, और एक तरह से अच्छा है क्योंकि हमें एक दूसरे की लाइफ को जीने का और समझने का मौका मिल रहा है। और सेकेंडली मुझे हाँ, एक तरफ तो हर हफ्ते जोधपुर जाना होता है, तो बहुत हेक्टिक है। जैसे 3-4 महीनों से मैं घर नहीं गई हूँ। जो एक सूटकेस लेके आई थी उसी से काम चल रहा है। जो आते हैं कभी कभी उनसे वुलन क्लोथ्स वगैरह मंगवाए हैं,
और हर हफ्ते जोधपुर जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट की डेट्स के हिसाब से दिल्ली आना, फिर कोई ना कोई क्वेरी आती रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या कुछ, तो उनको आंसर करना, वो हैंडल करना, चंडीगढ़ जाना, जम्मू जाना, तो काफ़ी मतलब हेक्टिक है। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है। और प्लस पता नहीं है क्या होने वाला है फ्यूचर। मैंने ये देखा है जो लोग सोशल सर्विस में होते हैं, किसी भी किस्म की हो, उनको दूसरी कंट्री से सिटीजन बनने का ऑफर जल्दी मिल जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ है? आप दोनों के साथ कभी? हाँ, मतलब कुछ कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं होता अगर हम कहीं भी चूज़ करते रहने के लिए। अभी लगता है जैसे बहुत इजीली हमें 5-5 साल के वीज़ाज़ मिलते हैं, और जो यहाँ पर एम्बेसडर्स हैं वो डिनर्स वगैरह के लिए बुलाते हैं, यूरोपियन अलग अलग कंट्रीज़ के। तो हाँ, अगर हमने कभी कोशिश बात भी की नहीं होती की क्योंकि हमें शुरू से ये डिसाइडेड था कि इंडिया को ग्रेट बनाना है और यहाँ रहना है। पर अगर कोशिश करे तो मुश्किल नहीं होगा, लेकिन कभी ऐसा ना विचार आया है ना कभी आएगा फ्यूचर में। तो कभी सोनम जी की गिरफ्तारी के बाद ऐसा नहीं लगा कि अब सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए? जस्ट आस्किंग। नहीं, इनफैक्ट और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो गया है कि अब तो यहीं रहेंगे। इस देश को इसका जो ट्रू पोटेंशियल है और जो जो यहाँ पर रिफॉर्म्स हैं और जो जो यहाँ पर सही करना है उसको और स्ट्रेंथ से और रेजिलियंस से करना है। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी समझना चाहते होंगे कि जब आपका स्पाउस या आपकी स्पाउस जेल में होती है या किसी तरह से वो आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं होते हैं, तो उनके बिना अपने आसपास की चीज़ों को टैकल करना, जो ट्रोलिंग हो रही है उसको टैकल करना, या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको टैकल करना, एक पॉजिटिव रहना कितना मुश्किल है ऐसे एटमॉस्फेयर में? एक तरफ से दोनों सोनम और मैं काफ़ी कंप्लीट इंडिविजुअल्स हैं, तो मतलब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, पर ये नहीं कि किसी के ना होने से हम खुद नहीं काम कर सकते थे। तो और हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, नई स्किल्स हम जल्दी से सीख जाते हैं। तो हाँ, शुरू में शायद दोनों को ऐसा लगा होगा कि जो भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे वो नहीं है, पर फिर हमने वो स्किल सीख लिए हैं, और क्योंकि हर हफ्ते हम मिलते हैं तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, क्या आगे ले जाना है। और लकीली हम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं और बहुत कंप्लीट इंडिविजुअल्स हैं अपने आप में, तो इतना मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे जो हम काम करना चाहते थे इस साल वो पीछे रह गए। ख्याल अगर मैं कहूँ तो 2 साल पीछे चला गया है, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 8 महीनों से कुछ पॉजिटिव काम नहीं हुआ है। कहीं से कोई ख्याल के लिए सपोर्ट आया? नहीं, अभी तो सब डरे हुए हैं कि अगर जो लोग ऑलरेडी फंड करते थे वो भी डरे हुए हैं। उन्होंने भी पुल आउट कर लिया है, काफ़ी जनों ने। तो उन्होंने भी यही कहा कि उनको कॉल आया कि नहीं सपोर्ट करना है। तो मैंने कहा कि भारत में वो सामुराई स्पिरिट की बहुत कमी है। हमें पता होता भी है कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम पावर के सामने डर जाते हैं। लद्दाख के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सरकार के मुताबिक सरकार वहाँ डेवलपमेंट करना चाहती है, सोलर प्लांट लगाना चाहती है, लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए कि ये लद्दाखियों की आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ है, वहाँ पर अगर सोलर प्लांट लगेंगे तो दूसरे क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। तो अगर सरकार डेवलपमेंट करे तो करे कैसे? क्योंकि ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोलर प्लांट के लिए कभी कोई प्रोटेस्ट हुआ है। इवन किसी भी दूसरे चीज़ के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नहीं, लद्दाखीज़ एक ऐसा शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है जो मैंने देखा है जो कि बहुत एडवांस्ड है जी। इवन मेनलैंड इंडिया से वहाँ जो जेंडर रेशियो है, जेंडर इक्वलिटी है, वो ज़्यादा है, कास्ट वाली इक्वलिटी ज़्यादा है, क्राइम रेट ज़ीरो है। तो वो मिनरल्स को लेकर भी एक लड़ाई है। हाँ, रेस्ट ऑफ इंडिया से वो एडवांस्ड है और हर एक इंसान वहाँ प्रो डेवलपमेंट है। पर ये लड़ाई एंटी या प्रो डेवलपमेंट की नहीं है, ये मीनिंगफुल और माइंडफुल डेवलपमेंट की है।
जनरली जहाँ जहाँ भी सो कॉल्ड डेवलपमेंट होता है वहाँ वहाँ एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आप उत्तराखंड वगैरह में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में देखिए, जहाँ जोशीमठ। माइनिंग, हाँ, तो माइनिंग करके हम वो जगह को बर्बाद कर देते हैं। तो लद्दाख एक ऐसा एक सुंदर और प्रिस्टीन जगह अभी भी है इंडिया में। तो सोनम और लद्दाख के सब लीडर्स और लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसा वहाँ डेवलपमेंट करें जो जस्ट भारत के लिए नहीं पर पूरे विश्व के लिए एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ बन सके। तो जो इंसान जैसे सोनम 35 साल पहले जिन्होंने फोटोवोल्टिक्स लगाए थे सेक्मॉल स्कूल में, जी, जब इंडिया में किसी को फोटोवोल्टिक्स भी नहीं पता था, जो इतने फ्यूचरिस्टिक है कि आज वो पैसिव सोलर हीटेड घर बना रहे हैं जो कि पूरे दुनिया में कहीं नहीं बना है। आज से वो 50 साल आगे की टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा इंसान है, ऐसे इंस्टीट्यूट एंटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ही नहीं कि आप नाश विनाश ध्वंस करके चले जाओ, बस अपना प्रॉफिट आपको देखना है और पैसे बनाने और वहाँ के लोगों का जो भी नेचर के साथ रिलेशन था या जो भी है उसको आप डिस्ट्रॉय करके चले जाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि माइनिंग और मिनरल्स ये ले सकें और डेवलपमेंट भी हो सके? डेफिनेटली अभी भी जो वो इतने सारे फोटोवोल्टेक गाइगावाट्स की बात कर रहे हैं जी, तो वो जो एरिया उन्होंने चांगतांग का चूज़ किया है वहाँ पर बहुत सारे हर्डर्स हैं। थोड़ा सा इसके उनका बारे में आप डिटेल में displacement। बता सकते हैं? हाँ, तो एक चांगतांग एरिया में उन्होंने यह मार्क किया है कि मतलब हंड्रेड्स ऑफ गाइगावाट सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है और वहाँ पर जो हर्डर्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हर्डल्स जैसे? जो पश्मीना गोट्स को हर्ड करते हैं तो वो वहाँ से आती हैं पश्मीना गोट्स। जी, तो हमने एक प्रोटोटाइप बनाया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत पसंद है और वो यूज़ करने वाले हैं कि अगर ये हम सोलर पैनल के नीचे उन गोट्स के लिए फॉडर उगा सकें, खाना उनका चारा, तो जो पश्मीना गोट्स मर जाती हैं विंटर में क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता, पूरा स्नो से कवर्ड रहता है, बर्फ़ से। तो कैसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या कैसे वो लगना चाहिए और नीचे क्या हम उगा सकते हैं जिससे कि उनको भी फॉडर मिले और लोग वो डिस्प्लेस भी ना हो और वो वहाँ रह भी सकें। तो ऐसे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सोनम का बस ये कहना है कि आप लोगों की सहमति के बिना मत करिए कुछ। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो ऐसे ही पड़े हैं जहाँ पर हैबिटेशन ही नहीं है, चरवाहा भी नहीं है, तो वहाँ हम कर सकते हैं या हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को इनोवेट कर सकते हैं कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट ना हो या ग्लेशियर्स पे कुछ असर ना आए। तो वो करने के लिए हमें लोगों से एक तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, कोई एक लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 कमिश्नर्स के साथ आके नहीं अपना कर सकता जो भी उनको करना है। 5 सालों में 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज हो चुके हैं। हाँ, जब तक आप उस एरिया को, उस रीजन को समझेंगे हाँ, तब तक आपका ट्रांसफर हो जाता है। जितनों के साथ भी हमारी अभी तक बात हुई है उनको कुछ इतना पता भी नहीं था उस एरिया का कि अभी कैसे जो करना है। मौजूदा गवर्नर हैं कविंद्र गुप्ता, वो तो अभी अभी आए हैं हमारे। बस एक बार जब उनका आए थे तब सोनम को इनवाइट किया था, हम उनसे ना मिले हैं ना हमें उनका पता है। क्या टेक है? क्या वो दिल्ली की बातों को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं या खुद भी कुछ नया सोचकर बात करके लोगों को भरोसे में लेकर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं? जो भी अभी तक एलजीज आए हैं वो सब सेंटर के ही माउथपीस बन के आए हैं। किसी में इतनी विजडम और हिम्मत नहीं थी कि वो लोगों की बात भी वहाँ ले जा सके। लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया। नहीं, ना लोग किसी भी गवर्नर को वहाँ भरोसा करते हैं ना किसी भी कमिश्नर को करते हैं। ठीक बात है, बात होगी तब भरोसा पैदा हो सकता है। मेजर जनरल जीडी बख्शी और मेजर गौरव आर्य दोनों ही लोग रिटायर्ड वेटरन हैं आर्मी से और दोनों ही लोग माने जाते हैं कि ये हमेशा राष्ट्र के हित में बात करते हैं, हमेशा डिफेंस से रिलेटेड लोग हैं। और उन दोनों लोगों ने सोनम वांगचुक की अरेस्टिंग को मिस एडवेंचर बताया और खुलकर सपोर्ट किया है कि सरकार इसमें पूरी तरह से गलत कर रही है। अब जितने दिन सोनम को अंदर रखेंगे उतना मुश्किल होगी। क्या ऐसे कोई और लोग हैं जिनसे आपको उम्मीद थी कि ये सपोर्ट करेंगे और उन्होंने नहीं किया? नहीं, मुझे लगता है कि सबने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया है। जैसे अभी अभी जो एजुकेशन की पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिन्होंने जो पूरे इंडिया में उन्होंने अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देखा, उन्होंने भी बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया हयाल को। और बहुत सारे
संस्थाओं ने भी सपोर्ट किया है और कर रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिनसे हमको उम्मीद थी और उन्होंने नहीं किया। हर एक ने अपना बेस्ट किया है, लेकिन वो एक ऐसे पावर के साथ ये लड़ाई है कि जिसमें जब तक पूरे इंडिया के सब लोग एक साथ नहीं आ जाते तो ये दूसरी साइड को लग सकता है कि ये छोटे छोटे ट्रायल्स हैं और इसको हम दबा सकते हैं। तो हाँ, अगर ज़रूरत है तो शायद उस एकजुट होके इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की है। एक और चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, बीते दिनों अपेक्स बॉडी ले से सोनम ने खुद को अलग कर लिया था, उसके पीछे क्या कारण थे उनके? नहीं, अलग तो नहीं किया, वो तो इनफैक्ट एपेक्स बॉडी ने उनको मेंबर बनाया था जुलाई में, जब 2 उनके वरिष्ठ नेताओं ने रिज़ाइन कर दिया था जी। तो सोनम हमेशा से ही इश्यूज़ पे लड़ते हैं और बाहर से सपोर्ट करते हैं। अभी वो मेंबर हैं? हाँ, उनको ना कोई पावर का ना कोई पोजीशन का कुछ नहीं वो आकांक्षा रहती। लेकिन जुलाई में उन्होंने ही सोनम को नॉमिनेट किया था एपेक्स बॉडी में, तो सोनम ने उसमें एक्सेप्ट किया था। लेकिन जब अगस्त सितंबर में एमएचए के साथ टॉक्स की बात हुई तो ये हमें बताया गया कि एमएचए ने स्ट्रिक्टली कहा है कि सोनम को टॉक्स में नहीं आना है। अक्टूबर वाले टॉक्स की आप बात हाँ, कर रहे हैं, शायद तो 12 अक्टूबर को 6 या 12 को। जी। तो भी सोनम ने कहा कि ठीक है आप लोग जाइए, अगर आई एम ओके, अगर मेरे को नहीं बुलाया है। और उस डेलीगेशन का वो हिस्सा नहीं थे? किसका? उस डेलीगेशन का वो हिस्सा नहीं थे? नहीं, अभी तक वो टॉक्स ही नहीं हुई है। अच्छा, उस वायलेंस के बाद वो ठीक है। जो सब कमेटी की टॉक्स हुई हैं, पर जो हाई पावर्ड कमेटी है उसमें नहीं अभी तक टॉक्स हुई। नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक्टिविस्ट सोनम से जेल में मिलना चाहते थे और उनको जेल में मिलने से रोक दिया गया, उसके पीछे क्या वजह बताई सरकार ने? कुछ नहीं बताते हैं। अभी भी जो एपेक्स बॉडी और केडीए के सीनियर लीडर्स ने अप्लाई किया हुआ है मिलने के लिए, तो अभी तक 3 हफ्ते हो गए हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो वो कुछ रीज़न नहीं बताते हैं, जस्ट टॉल करते हैं। लद्दाख के लिए थोड़ा सा आप समझाइए कि 6th शेड्यूल क्यों ज़रूरी है? तो भारतीय संविधान में मेन जो है कि जो भी एरियाज़ में 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, तो वो एक उनका अलग तरीका होता है नेचर के साथ, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो ग्लेशियर्स हो, उसके साथ उनका एक अलग रिलेशन होता है और उसको प्रोटेक्ट करना हमारा संवैधानिक ये ड्यूटी है। तो इसीलिए 6 शेड्यूल बनाया गया 50% से ऊपर ट्राइबल एरिया। हाँ, और लद्दाख में 95 से 97% तक है। तो ये ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया को पानी देते हैं। वो उनको उनकी सुरक्षा करना या उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाना कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है जी। और हर एक कल्चर को अपने आप को प्रिजर्व करना, हर एक आइडेंटिटी को अपने आप को प्रिजर्व करना, और हर एक कम्युनिटी जो कि ट्राइबल है उसको लैंड यूज़, जो ज़मीन को कैसे यूज़ करना है, अपने कस्टम्स को कैसे करना है, ये सब 6 शेड्यूल में आता है। जहाँ पर और सेकंड है कि लेजिस्लेचर, जो कि एक इंडिया में हर स्टेट का और हर उसका एक डेमोक्रेटिक राइट है कि हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से अपने इलाके को चलाएं। ये नहीं कि कोई बाहर से आके हमें चला रहा है। तो अभी तक इसकी लड़ाई शुरू से चलती आ रही है और 70s में जब हिल काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेकिन वो एक फर्स्ट स्टेप था। उसमें जस्ट एग्जीक्यूटिंग राइट्स है, वहाँ पॉलिसी मेकिंग राइट्स नहीं हैं। तो अभी लद्दाख जब कश्मीर से अलग हुआ तो वो चाहते थे कि वो अपनी स्टेट बनाएं, जो बात कही गई थी। हाँ, और अपना एक प्रोटेक्शन उनका हो, जहाँ पर कोई भी बाहर से जो लैंड यूज़ करना चाहता है वो वहाँ के लोगों
के साथ सहमति से और वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की सहमति से हो, क्योंकि जो भी बाहर से आएगा उसको अपनी प्रॉफिट्स देखेगा, वो 5 साल में 10 साल में कितना, और वो शॉर्ट टर्म उसका विजन होगा। लेकिन जो लोग वहाँ हज़ारों सालों से रह रहे हैं और अगले 1000 साल तक रहेंगे, उनका एक नज़रिया अलग होता है अपनी मदरलैंड के लिए और अपनी लैंड के लिए। तो ये सिंपल भाषा में यही है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना जो कि देश को और रीजन को और एक स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो। ये तो वैसे ही है जैसे कि जब ब्रिटिशर्स थे तो कहते थे कि भारतवासियों को खुद अपने आप को रूल करना नहीं आता। तो एक किस्म का कॉलोनाइजेशन। हाँ, नहीं, जब इंडिया के फ्रीडम की भी बात हो रही थी तो एक सेक्शन ऐसा था इंडिया में जो कह रहे थे कि भारत सेल्फ रूल नहीं कर सकता, तो ब्रिटिशर्स को हमें रूल करना चाहिए, हमें नहीं आता खुद को रूल करना। तो वही अभी लॉजिक यहाँ दिया जा रहा है कि वो खुद को रूल करने के लिए सक्षम नहीं है। व्हाट इफ दिल्ली जैसा कोई सिस्टम बन जाए कि डिफेंस और पुलिसिंग सारी सेंट्रल के पास तो वही तो होता है जब यू आर हैविंग ईदर अ यूटी विद लेजिस्लेचर और अ स्टेट। लाइक पुडुचेरी। हाँ, तो हमेशा कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, अलग अलग लिस्ट होती हैं, और डिफेंस एंड ऑल तो हमेशा से ही सेंटर के अंडर होता है। तो वो तो कोई बात ही नहीं है सेंटर डिफेंस की कॉम्प्रोमाइज़ होने की, ना ही डेवलपमेंट के कॉम्प्रोमाइज़ होने की कोई बात है, क्योंकि it is not about anti-development, Schedule 6. It's about developing in accordance with the nature and with the place. One direct question. आपको लगता है कि लद्दाख और लद्दाखियों को छुरा घोंपा गया है सरकार या बीजेपी के द्वारा? हाँ, ये तो सबको दिखता है कि आप नंबर 1 पे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो पे कुछ प्रॉमिस करते हो, उसकी वजह से आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है, और आप उसी को यू टर्न करके वो नहीं करते हो, और दूसरी इलेक्शन आ जाती है, उसमें आप हार भी जाते हो एमपी इलेक्शन में। और LAHDC की जब इलेक्शन आती है लास्ट ईयर, तो आप गवर्नर रूल जैसा एक माहौल बना देते हो कि हिल काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया है, इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया है। और तो डेफिनेटली विश्वासघात हुआ है लद्दाखियों के साथ, और ये ट्रस्ट डेफिसिट को बहुत जल्दी भरना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैम आप दोनों के बारे में बात करना चाहूँगा, आखिरी 1-2 सवाल हैं। आप दोनों कैसे मिले, कहाँ से शुरुआत हुई और शादी तक कैसे पहुँचे? तो मैं एंटरप्रेन्योर थी। कहाँ पर? मतलब मेरे अलग अलग फील्ड्स में, जैसे इंजीनियरिंग कंपनीज़ और वो सब, और सोनम एजुकेटर थे। और लेकिन पैरेलली मेरी इंटीग्रल एजुकेशन में मैं विश्वास करती थी, और मेरी पैरेलल एजुकेशन चलती थी, जो फॉर्मल एजुकेशन और एक इंटीग्रल एजुकेशन की खुद को कैसे डेवलप करना है इन एवरी एस्पेक्ट। और मेरा एक सपना था कि एक ऐसा स्कूल या एक संस्था हो जहाँ पर इंटीग्रल एजुकेशन जो हम वो कर सकें। तो इसी के सिलसिले में हम एक कॉन्फ्रेंस में मिले इन बॉम्बे, एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी। ये किस साल की बात होगी? और वहाँ पर अभी 10 साल से ज़्यादा हो गए। और वहाँ पर इट वाज वी वर, जैसे सिमिलर आइडियाज़ थे, सिमिलर थॉट्स थे अबाउट एजुकेशन। तो तभी ये हिमालयन इंस्टीट्यूट जो है वो एक उस स्टेट में था कि बनने जा रहा था। Okay. तो हाँ, so it was तो you both were pregnant with idea. हाँ, तो सोनम वांटेड टू, वो सेकमॉल स्कूल उनका था, तो वो उसको यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में करना चाहते थे। और मैं भी चाहती थी कि एजुकेशन के फील्ड में एक संस्था बने हायर एजुकेशन में, जिसमें कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंशियल लर्निंग वगैरह हम कर सकें। तो इट वाज मोर अ मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड आइडियाज़ एंड ऑफ बिल्डिंग अ लेगेसी टुगेदर, जो कि हमें एक साथ लाया। So who proposed whom? I will keep that. Okay.
तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वन इंडिया। यहाँ पर मैं दर्शकों को बस इतना ही बताना चाहूँगा कि एक इंसान है जिसने लद्दाख में फ़ौजियों के लिए गर्म रहने वाले टेंट बनाए, एक इंसान है जिसने आइस स्तूपा जैसी नायाब चीज़ें दुनिया को दी, एक इंसान है जो इस देश का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा सुधारना चाहता था अपने बलबूते पर। क्या उस इंसान को जेल में रखना कितना ठीक है? उससे भी ज़रूरी बात, क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक देश विरोधी या एंटी नेशनल हो सकते हैं, कहे जा सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.